वेलकम डे स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के लेसन है वो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं इस चैनल पे। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो अभी का जो लेक्चर है वो 8 नंबर है, यानी 8वां जो लेसन चल रहा है। तो इससे पहले के लेसन के आपको समझने के लिए यानी सीखने के लिए पहले के वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। आज का जो अपना जो लेसन है वो है 8 लेसन और उसका सेकंड पार्ट। आज 8 लेसन का ही सेकंड पार्ट है और स्वतंत्रता की अवधारणा को हमने पहले समझ लिया है थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट में। अब आज जो है वो है मार्क्स के अनुसार, यानी मार्क्सवादी विचार हैं उसमें स्वतंत्रता को किस तरह से समझा गया है। यानी मार्क्सवादी जो विचारात्मक है, जो विचार हैं उसमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की जो वास्तविक धारणा है उसमें क्या अंतर है या किस तरह से दोनों अलग है, तो वो समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि जब हम मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्क्सवादी या जो मार्क्स के द्वारा दिए गए जो ये विचार हैं मार्क्सवादी धारणा के रूप में हैं, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं हिंट के तौर पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्वतंत्रता की जो वैसे विचारक की जो धारणा हमने पढ़ी है स्वतंत्रता से संबंधित, तो स्वतंत्रता है वो एक नेचुरल रूप में है, ठीक है ना, लिबर्टी है। तो इसको यहाँ पे हम मार्क्स के संदर्भ में समझ रहे हैं, मार्क्सवादी विचार के। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो मार्क्सवादी विचार हैं, विचारक रहे हैं जो भी, उन्होंने हमेशा आर्थिक जो तत्व हैं उसको या उसके ऊपर जोर दिया है। उन्होंने जो परंपरागत जो प्राचीन विचार रहे हैं स्वतंत्रता संबंधित उनको नकारा है और वर्तमान में आर्थिक हित से जुड़ी हुई अवसर को यहाँ पे महत्व देते हुए स्वतंत्रता के संदर्भ में समझाया है। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मार्क्स की ये विचार है, यानी मार्क्सवादी धारणा के द्वारा ये स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने जो ये विचार दिए हैं उनको यहाँ पे समझ रहे हैं। स्वतंत्रता की परंपरागत, यानी स्वतंत्रता के जो परंपरागत विचार हैं, परंपरागत या उसको कहे उदारवादी धारणा। तो स्वतंत्रता की परंपरागत या उदारवादी धारणा में यह माना गया है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तभी संभव है, यानी परंपरागत जो स्वतंत्रता है वह ये समझती हैं कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तभी संभव है जबकि उसके जीवन पर अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव हो। व्यक्ति के हित के लिए उस पर अनुचित या कहने का ये मतलब है कि ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्रतिबंधों का नहीं होना चाहिए, मतलब अभाव होना चाहिए, और उसे व्यक्तित्व के विकास के लिए अनावश्यक सुविधाएं प्राप्त न हो। तो ये जो है वो विचार है परंपरागत स्वतंत्रता से, जो उदारवादी भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी उदारवादी या कहे परंपरागत स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों का बोझ है वो उस पर नहीं होना चाहिए। यानी प्रतिबंध हैं लेकिन अनुचित, जो इस प्रतिबंधों की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे कानून मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ छूट उन्हें देनी चाहिए तभी उसका विकास होता है। तो इसलिए परंपरागत विचार, स्वतंत्रात्मक जो विचार है वो ये कहती है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। मतलब प्रतिबंध हैं, जरूरत है तो जरूरत के अकॉर्डिंग जो प्रतिबंध होनी चाहिए वह सही भी है तो उचित कहे जाते हैं। अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए तभी व्यक्ति की विकास हो सकता है, वरना अनावश्यक अगर हम उसको सुविधा देंगे तो वो अपने व्यक्तित्व के विकास से भटक जाता है। तो ये तो यहाँ पे परंपरागत स्वतंत्रता से संबंधित विचार हुआ। अब इस पर मार्क्सवादी विचार है उसका दृष्टिकोण अलग होता है। तो हम यहाँ पे स्वतंत्रता के मार्क्सवादी धारणा है जो विचार है वो यहाँ पे समझ रहे हैं। तो हम इसको एज ए पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है, इस परंपरागत, जैसे अभी मैंने समझाया, इस परंपरागत या उदारवादी धारणा में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। यानी जो स्वतंत्रता की परंपरागत या कहे उदारवादी धारणा है उसमें नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन या इसके अपोजिट जैसे कहें तो मार्क्सवादी धारणा में
स्वतंत्रता की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया है। जो परंपरागत स्वतंत्रता कही जाती है उसको यहाँ पे मार्क्सवादी धारणा है वो स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि जो परंपरागत स्वतंत्रता की जो विचार है, ये जो धारणा है, इसमें किसको महत्व ज़्यादा दिया गया है? नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को, जो मार्क्सवादी धारणा है स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसी आधार को यहाँ पे देखते हुए स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी धारणा है, इसकी कुछ बातें हैं, ठीक है ना। यानी उन्होंने स्वतंत्रता की जो परंपरागत जो धारणा है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे मार्क्सवादी धारणा ने कुछ विचार दिए हैं, यानी उसकी धारणा के या पॉइंट है, जो पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा क्या है, स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादी वो क्या सोचता है, उनके क्या विचार हैं, हम वो यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मार्क्सवादी धारणा की प्रमुख बातें, ठीक है ना। तो आपको समझा दिया है कि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो है स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी विचार, कि वो उनके क्या विचार हैं वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा में विश्वास। पहला पॉइंट है स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा में विश्वास। तो यहाँ पे ये समझना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता की परंपरागत को कहें उदारवादी दृष्टिकोण, तो परंपरागत या उदारवादी दृष्टिकोण को बुर्जुआ धारणा कहते हैं, ठीक है ना। तो बुर्जुआ धारणा का मतलब वापस यहाँ पे समझा रहा हूँ, बुर्जुआ धारणा का मतलब है कि जो स्वतंत्रता की जो धारणा है, यानी जो स्वतंत्रता का विचार है, वह परंपरागत या उसको कहें उदारवादी ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बुर्जुआ धारणा क्या है जो मार्क्सवादी यहाँ पे कह रहे हैं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता है वह बुर्जुआ धारणा में विश्वास करती है। मतलब स्वतंत्रता है वह किस पर विश्वास करती है? परंपरागत तौर पर जो विचार है उस पर ज़्यादा विश्वास करती है। यहाँ पे मार्क्सवादी कह रहा है कि स्वतंत्रता है वो बुर्जुआ धारणा है, यानी बुर्जुआ कहने का मतलब स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण है परंपरागत के संदर्भ में, यानी परंपरागत स्वतंत्रता की जो परंपरागत विचारधारा है उसमें स्वतंत्रता को ज़्यादा विश्वास है, ठीक है ना। और परंपरागत में मैंने बताया है कि परंपरागत विचारधारा में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसलिए मार्क्स यहाँ पे एक दृष्टिकोण, एक विचार ये रख रहा है कि स्वतंत्रता है वो बुर्जुआ वर्ग की जो धारणा है, बुर्जुआ वर्ग जो धारणा है उस पे उसका विश्वास है स्वतंत्रता का, जबकि यहाँ पे इसका दृष्टिकोण कुछ अलग होना चाहिए था। तो आपको ये समझना, बुर्जुआ धारणा का मतलब होता है परंपरागत या उदारवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ पहलू परंपरागत, ये बुर्जुआ धारणा कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता की परंपरागत या उदारवादी धारणा है उसको बल देता है, यानी बुर्जुआ धारणा में विश्वास करता है। तो इस वजह से इसमें अविश्वास व्यक्त किया है। तो इस वजह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा को स्वीकार नहीं करता, यानी अस्वीकार करता है, या इसमें मत नहीं है। तो इस को मार्क्स ने किस दृष्टिकोण में देखा है? तो वो देखिए, मार्क्सवादी धारणा इस बात पर बल देती है कि पाश्चात्य लोकतंत्रों के नागरिकों की स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है। मतलब पहले जैसे प्राचीन समय की जब बात करें तो प्राचीन समय में जो लोकतंत्र था या उस समय के लोकतंत्र के अंतर्गत जो नागरिकों की स्वतंत्रता थी,
जैसे परंपरागत की बात करें यानी प्राचीन समय के राज्यों में जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी जाती थी वह एक तरह से उनके लिए वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। उनको रियल में फ्रीडम या लिबर्टी प्राप्त नहीं थी, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा विचार है। वो कौन दे रहा है? मार्क्सवादी धारणा। क्योंकि मार्क्सवादी धारणा, रिपीट करा रहा हूँ, मार्क्सवादी धारणा है वो स्वतंत्रता के जो पक्ष हैं यानी बुर्जुआ वर्ग है उसमें विश्वास करती है, जिसको अस्वीकार करता है। मार्क्सवादी इस विचार को अस्वीकार करता है क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि प्राचीन लोकतंत्रों में नागरिकों को जो स्वतंत्रता थी वह वास्तविक नहीं थी। ठीक है ना, रियल रूप में उस लोगों को ये वास्तविक स्वतंत्रता का है जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहे हैं। तो इसके आगे देखिए, यानी प्राचीन समय की स्वतंत्रताओं को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वे जिस पूंजीवादी समाज में रह रहे थे, यानी प्राचीन समय में जो नागरिक हैं वो उस समय जिस समाज में रह रहे थे, ठीक है ना, तो वो समाज कैसा था? पूंजीवादी था। यानी पूंजीशील जो व्यक्ति हैं, वर्ग हैं, उसको उस समाज में, उस प्राचीन लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व था। सभी को इतना अधिकार नहीं था। जो पैसे वाले हैं उसकी ज़्यादा पुकार होती थी, उसका ज़्यादा वैल्यू होती थी। उन्हें निरंतर शोषण की स्थिति सहन करनी होती थी, इस कारण इसके लिए स्वतंत्रता का उपयोग कर पाना संभव नहीं है। यानी मार्क्सवादी स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा, यानी स्वतंत्रता है वो बुर्जुआ वर्ग में विश्वास करता है, बुर्जुआ वर्ग की धारणा विश्वास करता है, लेकिन मार्क्स है वो स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा है उसको स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वापस बता रहा हूँ कि बुर्जुआ धारणा मतलब प्राचीन जो परंपरागत जो विचारधारा थी स्वतंत्रता से, ठीक है ना, उस समय की बात करें तो प्राचीन समय में या प्राचीनता की बात करें तो उस समय जो लोकतंत्र में नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी जाती थी वह वास्तविक नहीं थी, रियल नहीं थी। क्योंकि उस समय जो समाज में जो लोग रह रहे थे उसमें पूंजी वर्ग प्रधान था, यानी पूंजी वर्ग का ज़्यादा महत्व था। तो इसलिए दूसरा जो वर्ग था वह शोषित हो रहा था, शोषण हो रहा था उसका। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि एक वर्ग अगर शोषण हो रहा है एक का, तो उसको रियल में लिबर्टी प्राप्त नहीं होगी, वास्तविक स्वतंत्रता वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग कौन करेगा? पूंजीवादी वर्ग, और दूसरों का शोषण हो रहा है। तो इस वजह से मार्क्स ने कहा है बुर्जुआ वर्ग के ऊपर जो स्वतंत्रता विश्वास कर रही है वो सही नहीं है। यहाँ पे ये विश्वास है उसको मार्क्सवादी धारणा अस्वीकार करती है, क्योंकि प्राचीन समय में यानी बुर्जुआ वर्ग के समय की बात करें तो नागरिकों को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरी जो बात है जो मार्क्सवादी धारणा के संबंधित है, तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो हमने देख लिया है, तो अब इसके आगे दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका स्वतंत्रता के संदर्भ में जो दृष्टिकोण यानी जो धारणा है, यानी स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा, तो ये मार्क्सवादी धारणा है वह आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। जैसे हम बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, तो इसी तरह अलग अलग जो स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता के तरह से अलग अलग, तो इसमें मार्क्सवादी जो धारणा है स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा वो किसको प्राथमिकता देती है? प्रायोरिटी आर्थिक स्वतंत्रता को। और वैसे अगर घूम फिर के हम ये देखें मार्क्सवादी धारणा विशेष तौर पे किस पे जोर दे रही है? आर्थिक पहलू पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस पूरी मार्क्सवादी धारणाओं को अगर हम सारांश में देखें, तो यहाँ पे भी आर्थिक स्वतंत्रता को मार्क्सवादी जो धारणा है वो प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। तो वह कैसे, किस तरह के उनके विचार है इस संदर्भ में, तो आप देखिए मार्क्सवादी धारणा नागरिक या राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो नागरिक स्वतंत्रता, दो की बात करें नागरिक स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा
आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देती है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रायोरिटी यानी पहला जो काम है कि जिस तरह की अलग अलग स्वतंत्रता है तो उसमें ज़्यादा महत्व मार्क्सवाद ने कौन से स्वतंत्रता को दिया है, आर्थिक स्वतंत्रता को। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या है तो वो आप देखिए यहाँ पे, आर्थिक स्वतंत्रता का आशय यानी मतलब है कि सभी नागरिकों को काम का अधिकार हो। ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि सभी नागरिकों को काम का अधिकार हो। ठीक है ना। दूसरा यहाँ बात करें कि विश्राम का अधिकार, विश्राम का अधिकार। तीसरा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आर्थिक स्वतंत्रता को हम कैसे समझें, किस पक्ष को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आर्थिक स्वतंत्रता से ये तात्पर्य है कि व्यक्ति को या उस समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको सभी को उन सभी नागरिकों को काम का अधिकार हो, यानी सभी जो राज्य में सभी नागरिक रह रहे हैं उन सभी को काम मिले, आर्थिक रूप में वह सबल हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है ना। जो उनके लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। क्यों, कैसे होगी पूरी, क्योंकि उनको काम मिलेगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को तभी प्राप्त होगी जब उस राज्य में रह रहे हर एक नागरिक को काम मिलेगा, यानी काम का अधिकार, रोजगार की गारंटी। ठीक है ना। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता को हम समझेंगे विश्राम का अधिकार, यानी ऐसा नहीं कि गधे मजदूरी की तरह उसको काम करवाया जाए और व्यक्ति को अगर विश्राम नहीं है तो उसको उस आर्थिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य, मतलब क्या फ़ायदा। तो व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ एक पल उनको विश्राम के भी मिले, यानी उनकी ज़रूरतों के साथ साथ उनको जीवन में विश्राम की उपलब्धि तो हो, मतलब कहने का मतलब विश्राम का भी अधिकार हो। जैसे आपने देखा ही है कि अपने गवर्नमेंट सर्वेंट की जैसे बात करें तो जैसे बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं तो उनके लिए समय समय पर अवकाश की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे हर संडे देखें उनके लिए अवकाश होता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता का ही एक रूप है। व्यक्ति को उनके जीवन यापन के साथ साथ विश्राम का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तीसरा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, या खुद अगर कहें कि कोई इतना गरीब है कि वो इतने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा एजुकेशन नहीं पा रहा है, तो राज्य के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता के तौर पे ये किया जाता है कि व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और निःशुल्क शिक्षा का उस व्यक्ति को अधिकार है तो इट्स मीन्स ये होगा कि वह आर्थिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। ठीक है ना। तीसरा हम देखें आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता यानी आर्थिक सुरक्षा का अधिकार कि व्यक्ति को उसके आर्थिक जो संपत्ति, जो जितनी भी सुविधा हैं उनसे उसको किसी भी तरह की भय नहीं हो, क्योंकि चोरी वगैरह ऐसे बहुत से होता है कि कमाया हुआ कहीं चोरी कर ले, या अपने पास जो संगठन है उसकी वो, या किसी भी तरह की आर्थिक संपत्ति आपके पास उसको आपको खोने का डर न हो, तो उसकी सुरक्षा है वह राज्य के द्वारा की जाती है। तो राज्य के द्वारा व्यक्ति को इस तरह की सुरक्षा दी जाती है कि आपको आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक जैसे वर्तमान में ही देखें कि अगर चोरी वगैरह हो रही है तो सुरक्षा पुलिस के द्वारा क्या कर देती है, आपके लिए ये काम करती है कि आपको वो सुविधा जो चोरी हुए हैं आइटम जो भी है उसको वापस ला के दे। तो ये लोकतंत्र में ही आर्थिक स्वतंत्रता में ही संभव है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सेकंड पॉइंट है जो मार्क्सवादी धारणा का है स्वतंत्रता के बातों के तौर पर हम देखें। तो आगे देखिए नेक्स्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको अगर पढ़ रहे हैं कंटिन्यू तो ध्यान रखें और साथ साथ में नोट भी करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका पढ़ा हुआ और
आप खुद पढ़ते हुए अगर कुछ नोट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ नोटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेल्फ के द्वारा किए जाते हैं, खुद के द्वारा जो बनाए हुए नोट हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, आपके स्मृति को भी बढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तीसरी बात को हम यहाँ पे गौर करें, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या उसको एक तरह से और दूसरी बात को यहाँ पे समझें, समाजीकरण, यानी एक तरह से इक्वलाइजेशन होना। तो यहाँ पे समझना, उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण ही स्वतंत्रता है। राष्ट्रीयकरण या उत्पादन के साधनों का एक तरह से है स्वतंत्रता का सार है। तो देख लीजिए, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, यानी राज्य के अंदर जहाँ जहाँ से व्यक्ति या उस राज्य के लिए आर्थिक इनकम है जो प्राप्त हो रही है, कहने का मतलब ये समझना है कि राज्य के अंतर्गत वे सोर्स जहाँ से राज्य या व्यक्ति हैं वो आय प्राप्त कर रहा है, उनके रोजगार, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य के अंदर जो उत्पादन के जो साधन हैं उस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि आप यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हुआ कि वह जो संपत्ति है वो राष्ट्र की हो गई। राष्ट्र की मतलब उस राष्ट्र में जो रह रहे हैं उन सभी नागरिकों की वो संपत्ति हो गई। तो इस तरह से उस उत्पादन के साधन का फिर समाज में वितरण भी समान रूप से होगा, इक्वल रूप में होगा। तो इस तरह से समाज में रह रहे सभी लोगों को आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होगी, यानी सभी को उसका हक मिलेगा। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के तौर पे ये कह रहा है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, या उसको ऐसे कहें समाजीकरण होना चाहिए, यानी समाज में उसका एकीकरण होना चाहिए। क्या मतलब ये होगा कि समाज में सभी को उसका लाभ मिले, और यही क्या है, स्वतंत्रता का सार है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यही कह रहा है कि जो उत्पादन के जो साधन हैं, जहाँ से इनकम हो रही है, राज्य की आय हो रही है, तो उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर के उस राष्ट्र का होना चाहिए, राष्ट्र के सभी नागरिकों का होना चाहिए, यानी उस पूरे समाज का होना चाहिए। तो समाजीकरण हो गया, और यही स्वतंत्रता का सार है। ये बातें हैं जो मार्क्सवादी धारणा के द्वारा किए गए स्वतंत्रता को दृष्टिकोण यानी पक्ष रखते हुए। तो इसको और अच्छे से समझ लीजिए। पूंजीवादी समाज में जब, यानी ऐसा समाज जहाँ पे पूंजीवादी वर्ग ज़्यादा है, यानी बहुत सब लोग हैं उस राज्य में, लेकिन कुछ एक लोग जो पूंजीशील हैं तो वह उस राज्य में हावी हो जाते हैं। तो इस वजह से पूंजीवादी समाज में जब उत्पादन के साधनों पर समाज की गिने चुने व्यक्तियों का अधिकार होता है, तब ये गिने चुने व्यक्ति समस्त सुखों और विलासिता का उपयोग करते हुए बहुसंख्यक श्रमिक और किसानों का शोषण करते हैं। यहाँ पे इनका पॉइंट किस तरह से सही दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक समाज की बात करें, ठीक है ना, एक राष्ट्र की बात करें, तो उसमें कुछ एक व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूंजीशील हैं, पूंजीपति हो गए। तो इस तरह से क्या होगा कि राज्य की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर इनका ही ज़्यादा अधिकार रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से पूंजीशील व्यक्ति होंगे। तो राज्य की अधिकतर सुविधा है वह या विलासिता की वस्तु है, उसका उपभोग कौन करेगा, वो पूंजीशील व्यक्ति, क्योंकि उनके पास पूंजी है तो वह उन सुविधाओं को ले रहे हैं ऊँचे दाम पर। तो ये हर आम नागरिक के लिए वह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, पूंजीशील जो व्यक्ति है वो विलासिता में डूब जाएगा, और धीरे धीरे जिसको सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं उनका ये शोषण करेंगे पूंजीशील व्यक्ति। पूंजीवादी जो वर्ग हैं वह निर्धन वर्ग का शोषण करेंगे। और ध्यान रखना है कि राष्ट्र में या राज्य में पूंजीशील व्यक्ति तो कुछ एक होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनता है वो श्रमिक या निम्न मध्यम वर्ग की होती है। तो इस तरह से ये एक आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, कह सकते हैं आर्थिक रूप में अस्वतंत्रता ही है। तो इस तरह से किसानों का भी शोषण होगा, क्योंकि उन्हें भी पूर्ण रूप में सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। पूंजीशील व्यक्ति हैं वही, यानी ये कह सकते हैं कि ऊपर की मलाई है वह पूंजीशील व्यक्ति ले जाएंगे, और नीचे वाला है
वह उन जन सामान्य को मिलेगा जो उस व्यक्ति विशेष के लिए फायदेमंद नहीं होगा। यानी पूंजीशील वाले वर्ग या राज्य में मध्यम वर्ग का शोषण होता है। तो इसलिए उत्पादन के जो साधन हैं उस पर सिर्फ पूंजीवादी वर्ग का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि उत्पादन के साधनों पर होना क्या चाहिए, राष्ट्रीयकरण, यानी सभी को उसका अधिकार हो, सभी उस सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो इस वजह या इस तरह से हम ध्यान में रखते हुए समाज बुर्जुआ या सर्वहारा इस प्रकार के दो परस्पर विरोधों में बढ़ गया। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं तो समाज दो वर्गों में बढ़ गया। एक तो बुर्जुआ वर्ग में बात करें, वे संपत्तिशील व्यक्ति जो पूंजीपति हैं, पूंजीशील हैं, और दूसरा वर्ग सर्वहारा वर्ग, जहाँ पर बाकी सभी बहुसंख्यक लोग या बहुसंख्यक जनसंख्या आती हैं। तो इस तरह से दो वर्ग बन जाते हैं, और दो वर्ग बनेंगे फिर पूंजीशील, और इस तरह से तो विरोध होगा ही, क्योंकि एक पूंजीशील व्यक्ति और पूंजीशील होता जाएगा और मध्यम वर्ग और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। फिर जो नीचे रह जाता है, यानी जो बहुसंख्यक मध्यम वर्ग गरीब वर्ग है, वह फिर उन सुविधा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता है उसे उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूंजीशील है वो उसका हक ज़्यादा ले जाएगा, उसका हक मार जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्र के जो उत्पादन के जो साधन हैं उनका समाजीकरण होना चाहिए, यानी समाज के हित में होना चाहिए, या कह सकते हैं उसका राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, जिसको या उस तरह से उस उत्पादन का सभी को समान लाभ मिल सके। तो ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सवादी विचार क्या रखते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता क्या है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में। शासन पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चौथी यहाँ पे जो पॉइंट की, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में है। यानी मार्क्सवादी जो विचारक है, यानी मार्क्सवादी धारणा वो ये कहती है कि शासन पर साम्यवादी दल है उसका अगर एकाधिकार होता है तो यह स्वतंत्रता के लिए सही है, स्वतंत्रता के हित में है। इस तरह से स्वतंत्रता है वो फल फूल सकती है, उसका एक सही दृष्टिकोण उसे मिल जाएगा। ये विचार मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में है, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए विस्तृत रूप में। शासन पर साम्यवादी दल का नेतृत्व और एकाधिकार न केवल स्वतंत्रता के अनुरूप बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है। तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है साम्यवादी दल, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि समाज में रह रहे सभी वर्ग का उस देश की शासन व्यवस्था पर अधिकार होना, एकाधिकार नहीं उनका अधिकार होना। इसमें पूंजीशील वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, गरीब या कैसे निर्धन वर्ग हो, तो यहाँ पे इसको साम्यवादी दल ये कहेंगे कि वहाँ पे पूंजीशील वर्ग नहीं रहेगा, सभी एक जैसे रहेंगे। तो ये हो गया साम्यवादी दल, और उनका एकाधिकार होता है अगर उस देश की शासन व्यवस्था पर, यानी जो देश चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है उस पर अगर उन सभी लोगों का समान रूप में अधिकार होता है, तो इस तरह से ये व्यवस्था स्वतंत्रता के लिए फायदेमंद है। तो वहाँ पर स्वतंत्रता का शोषण नहीं होगा, स्वतंत्रता का सही रूप में सभी लोग फायदा ले पाएंगे, सभी को स्वतंत्रता की सुविधाएं प्राप्त होगी। यानी स्वतंत्रता का जो ये अधिकार है वह एक तरह से सफल रूप में वहाँ उस देश में, उस राज्य में क्रियान्वित होगा। ये कब होगा? जब मार्क्सवादी विचार कह रहे हैं, विचारधारा कि शासन पर किसका अधिकार हो, साम्यवादी दल का एकाधिकार हो, तभी ही वहाँ पर स्वतंत्रता है वह एक तरह से उसके हित में रहेगी। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, पांचवी बात या पांचवा पॉइंट हम समझे तो ध्यान रखना है, समाजवाद के विरोध को या समाजवाद के जो विरोधी हैं, ठीक है ना, समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं।
समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पांचवी बात यहाँ पे पांचवें पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं कि समाजवाद के जो विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं है। जो समाजवाद का विरोध कर रहे हैं तो उनको राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता है वो नहीं मिल सकती है, संभव ही नहीं है। ऐसी विचारधारा है वो, ये मार्क्सवादी धारणा कह रही है। तो इसको देखिए, मार्क्सवादी धारणा का ये विश्वास है कि बहुसंख्यक नागरिकों को, बहुसंख्यक यानी जो राज्य में बहुत सारी जनता है, ठीक है ना, उन जनता को या उन नागरिकों को स्वतंत्रता समाजवादी व्यवस्था में ही प्राप्त है। यानी शासन व्यवस्था का वह रूप जहाँ पे राज्य की बहुत जनसंख्या, यानी कह सकते हैं 1/4 यहाँ पे बात करें तो एक पूंजीशील एक 1/4 होता है, दूसरा 3/4, यानी बहुसंख्यक आधे से अधिक लोगों को नागरिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता तब मिलेगी जब समाजवाद के विरोधियों को संभव न हो। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि मार्क्सवादी धारणा का ये विश्वास है कि बहुसंख्यक नागरिकों को स्वतंत्रता समाजवादी व्यवस्था में ही प्राप्त है। यानी शासन का वह रूप, कौन सा रूप? समाजवाद। तो समाजवादी व्यवस्था में ही लोगों को नागरिक स्वतंत्रता और एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी अगर वहाँ पे उन विरोधियों को प्लान नहीं दिया, यानी उनको वहाँ पे उस शासन व्यवस्था में अधिकार नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे मार्क्सवादी विचार ये कहता है कि समाजवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही लोगों को, यानी बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको नागरिक, ठीक है ना, और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी जब समाजवाद के विरोधियों को वहाँ से निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कब होगा? समाजवाद जब स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त ये है तो समाजवाद के विरोधियों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं है। अगर समाजवाद के लोगों को वहाँ पर उनके विरोध नहीं किया जाए तो व्यक्ति को वास्तविक रूप में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं कभी नहीं मिलेगी और संभव भी नहीं है। ये विचार, ये धारणा है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है स्वतंत्रता के संदर्भ में। नेक्स्ट अंतिम हम बात या पॉइंट देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं। तो इसको यहाँ पे समझिए, मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मार्क्सवादी धारणा मतलब मार्क्सवादी विचारक ये है या उसका ये विचार है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती हैं। यानी ये कहती हैं कि मार्क्सवादी धारणा, उनका विचार या उनकी सोच ये है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए। वो ये कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करती। मार्क्सवादी विचार ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, तो ये यहाँ पे संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। मार्क्सवाद के अनुसार न्यायालय कार्यपालिका के ही अंग हैं। मार्क्सवादी ये विचार ये कहते हैं कि जो न्यायपालिका होती है, जो न्याय कार्य करती है, न्याय के लिए निष्पक्ष रूप में काम करती है, तो मार्क्सवादी विचार के कहते हैं खुद के न्यायपालिका ही है वो किसका अंग होती है? कार्यपालिका, यानी सरकार का अंग होती है। जब वो स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करेगी? तो इस तरह से ये यहाँ पे कह रहा है, मार्क्सवादी है वो, उनका विचार ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं है। उनको ये विश्वास नहीं है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वह स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, क्योंकि वह इसके पीछे ये सोच रहा है मार्क्सवादी विचार कि जो न्यायपालिका है वह खुद भी एक तरह से कार्यपालिका का अंग होती है, सरकार का अंग होती है, तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकती भले कितना ही हो। तो अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करेगी? उनके कहने का मतलब ये है कि मार्क्सवादी विचारधारा विचारकों को स्वतंत्रता की मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं है। उनका कर्तव्य है
समाजवादी व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायपालिका को साम्यवादी दल की धारणा में रहते हुए कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादी धारणाओं को समझा है। तो अब यहाँ पे इसके एक महत्व को समझ लीजिए निष्कर्ष के रूप में। स्वतंत्रता के संबंध में प्रतिपादित जो ये मार्क्सवादी धारणा है या दृष्टिकोण है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। यानी ये कि स्वतंत्रता के संदर्भ में ये जो बातें कही है मार्क्सवादी धारणा में, ये जो विचार दिए हैं, क्या ये वास्तविक मतलब स्वतंत्रता के को देखें तो इसका अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो निष्कर्ष तौर पे, यानी इसकी आलोचना और पक्ष को ना देखें, सीधा निष्कर्ष निकालेंगे क्या ये बातें सही हैं जो स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अपनाए, या उनके पास ये जो विचार है वो अपनाए रखती है, क्या ये स्वतंत्रता के संदर्भ में सही है या नहीं। तो इसको यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के संदर्भ में जो प्रतिपादित मार्क्सवादी ये धारणा है या जो दृष्टिकोण है वह एक तरह से क्या है, एकांगी है। एकांगी का मतलब ये होता है कि हम जिस पक्ष को लेकर उस पर विचार विमर्श करें तो उसके एक ही पक्ष को अगर हम देखते हैं, एक ही पक्ष पर विचार करते हैं, तो एक तरह से वो हम उसका जो अध्ययन किया वो क्या होगा, एकांगी होगा। उसका हमने सही रूप में निष्कर्ष या सही रूप में नहीं समझा, ये कह सकते हैं। तो इसी तरह इसके निष्कर्ष को देखें तो मार्क्सवादी धारणा है वो स्वतंत्रता के एक ही पक्ष को देख रही है, यानी एकांगी दृष्टिकोण को अपना रही है, यानी एकांगी दृष्टिकोण है। व्यवहार के अंतर्गत हम देखें तो समाजवादी राज्यों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। और व्यवहार के अंतर्गत देखें तो समाजवादी यानी ऐसे राज्य जो समाजवादी राज्य की श्रेणी में आते हैं तो वहाँ पर नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को अब बहुत हद तक सीमित कर दिया गया है। इससे क्या हो, सभी को समान स्वतंत्रता मिल सके। समाजवादी राज्यों को स्वतंत्रता की दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता। और जो यहाँ पे मार्क्सवादी हैं वो समाजवादी राज्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष तौर पे हम देखें तो ये बात सामने आ रही है कि समाजवादी राज्यों को स्वतंत्रता की दृष्टि में आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता है। यानी मार्क्सवादी मानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता है वह फलेगी फूलेगी, यानी स्वतंत्रता के हित के लिए समाजवादी सही है, समाजवादी व्यवस्था सही है। लेकिन निष्कर्ष तौर पर ये देखें तो समाजवादी व्यवस्था भी स्वतंत्रता के लिए एक आदर्श परिस्थिति नहीं बना पाएगी, यानी आदर्श दृष्टिकोण नहीं है समाजवाद का। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझ लिया कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी धारणा क्या है स्वतंत्रता के संदर्भ में। अब फिर इसको निष्कर्ष तौर पे भी देखा है तो हमने ये समझा है कि मार्क्सवाद के द्वारा जो स्वतंत्रता के संदर्भ में जो विचार दिए हैं वो एक तरह से एकांगी हैं। उन्होंने आर्थिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है, आर्थिक दृष्टिकोण को यहाँ पे जोर दिया गया है, जबकि दूसरों को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता हो, नागरिक स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो या उनके मौलिक जो अधिकार हैं उनको महत्व नहीं दिया गया, जबकि आर्थिक को प्राथमिकता दिया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो एक पक्ष स्वतंत्रता के एक पक्ष को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी एकांगी दृष्टिकोण अपनाएं। तो इसलिए यह पूर्ण रूप में स्वतंत्रता की परिपुष्टि नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम जब आगे जब वीडियो में देखेंगे तो हम समझ देंगे कि स्वतंत्रता के विविध रूप, ठीक है ना, अलग अलग स्वतंत्रता के रूप हैं, उन स्वतंत्रता के विविध अलग अलग रूपों पर हम चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। तब तक आज का अपना टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसके विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।